हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर 5 चल रहा है, चुंबकत्व एवं द्रव्यवाला। और इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारे लेक्चर्स इस चैप्टर के प्रोवाइड कर चुका हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी ने उनको देख लिया होगा। तो आज की वीडियो तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ, जो टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूँ तो कोई यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट हम चाहते हैं कि आपको सब कुछ पढ़ाया जाए जहाँ से भी बोर्ड परीक्षाओं में आ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग की नहीं पता कि वो किस टाइप का पेपर बनाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की वीडियो के लास्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि एग्जाम के लिए 2021 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, 4 डेफिनेशंस आज हम, ये देखो है क्या, चुंबकीय पदार्थों के संबंध में कुछ परिभाषाएं। आज सभी को मैं बता चुका हूँ कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो जानते हो आप सभी कि ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं कि अगर हम इन पदार्थों को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में मामूली सा चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। और लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में आप सभी जानते हो कि ये पदार्थ वो होते हैं कि अगर हमने इनको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में तेजी से चुंबकित हो जाते हैं। तो देखो ये जो पदार्थ हैं इसी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो कि हमें जाननी चाहिए। तो पहली जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। देखो हिंदी के साथ इंग्लिश भी ज़रूरी है, पता है क्यों? क्योंकि देखो अभी तो आप इंग्लिश हिंदी में पढ़ रहे हो, बट इन फ्यूचर आपको सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। अगर एग्जामिनर या फिर जो पढ़ा रहा आपको टीचर उसने बोला चुंबकीय प्रेरण, वो चुंबकीय प्रेरण तो बोलेगा नहीं, बोलेगा मैग्नेटिक इंडक्शन, तो आप सर मतलब देखोगे कि ये बोल क्या रहा है। इसलिए हर चीज़ की इंग्लिश जान लो, क्योंकि इन फ्यूचर आपको उसकी ज़रूरत जरूर पड़ेगी। ठीक है, तो बात करते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो देखो स्टूडेंट, जितने भी चुंबकीय पदार्थ होते हैं अगर हम उनको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वो क्या होते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। या तो वो देखो चुंबकित का मतलब 2 तरीके से हो सकते हैं यहाँ पर। अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसको आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होगा, चुंबकित हो रहा है। ठीक है, चुंबकत्व का अनुभव वो कर रहा है। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है कि जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। अगर आप कोई भी मैग्नेट, फॉर एग्जांपल मैं आप सभी के सामने, ये हमने कोई मैग्नेट लिया, ठीक है, और इसके पास हम किसी भी लौह चुंबकीय पदार्थ को लेकर आगे, फॉर एग्जांपल Fe को लेकर आगे, तो जब इसको इसके पास लेके आया जाता है तो क्या होता है, जो लोहा है वो चुंबकित हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? आप सभी ने देखा होगा कि अगर हम आयरन को यहाँ तक लेकर आए तो हमने देखा कोई भी ना तो इस पर आकर्षण लग रहा है ना ही प्रतिकर्षण, लेकिन थोड़ा सा हमने और आगे बढ़ाया तो हम देखते हैं कि इससे चिपक जाएगा। होता है? ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर भी यही है कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है। कौन चुंबकित हो जाता है? जो चुंबकीय पदार्थ हम ले रहे हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकित हो जाएगा। तो देखो पदार्थ में इस प्रकार जो चुंबकत्व उत्पन्न हो रहा है, अब पदार्थ में इस प्रकार जो चुंबकत्व उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। क्या कहेंगे? प्रेरित चुंबकत्व या इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। और यह जो घटना है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसको स्टूडेंट हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन है, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो जो पदार्थ है वो चुंबकित हो जाता है। तो इस प्रकार की घटना को हम चुंबकीय प्रेरण या मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और इस प्रकार जो चुंबकत्व उत्पन्न हो रहा है उसको भी इन्होंने नाम दे दिया क्या, प्रेरित चुंबकत्व, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। रटना नहीं, समझना है। अंडरस्टैंड? तो बहुत ईजी डेफिनेशन है, आसानी से तैयार हो जाएगी। देखो जो भी परिभाषा हम आपको बताते हैं उसको स्टूडेंट आपको 1 या 2 बार खुद लिख कर देखना है, क्योंकि ये डेफिनेशंस तभी प्रिपेयर होंगे जब आप इनको खुद लिख कर देखोगे। मैं आपको यहाँ पर कितने भी अच्छी तरीके से समझा दूँ, ये तब तक क्लियर नहीं होने वाली जब तक आप खुद 1-2 बार नहीं लिखोगे। क्लियर सभी को? कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन ना लो। सेकंड डेफिनेशन बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट भी है। चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजेशन कह सकते हो। ठीक है, होती क्या है पहले ये जानते हैं। तो देखो जो चुंबकन तीव्रता है, कोई भी चुंबकीय पदार्थ है उसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है उसको ज्ञात करने के लिए हम कह सकते हैं चुंबकन तीव्रता होती है। या फिर दूसरी भाषा में डेफिनेशन मैंने लिखी है, चुंबकन तीव्रता किसी चुंबकीय पदार्थ के
कोई भी चुंबकीय पदार्थ हो सकता है, किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण को कहते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, कोई भी चुंबकीय पदार्थ है उसके एकांक आयतन में कोई भी चुंबकीय पदार्थ आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये ले लिया, तो किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन मतलब एकांक आयतन का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, इस पूरे पदार्थ का एकांक आयतन का, मैं इतने हिस्से को मान लूँ एकांक आयतन। डेफिनेशन बनाते टाइम आयतन को तो हमें एकांक मानना पड़ेगा क्योंकि हम डेफिनेशन को बना रहे हैं, यहाँ से डेफिनेशन आप बना भी सकते हो। तो किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के, अब इस प्रति एकांक आयतन का एकांक आयतन का चुंबकीय आघूर्ण होगा, कोई ना कोई चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। बहुत ईजी डेफिनेशन है, आसानी से बना सकते हो। चुंबकन तीव्रता किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण को कहते हैं। या एक और डेफिनेशन बना सकते हो, किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण तथा उसके आयतन के अनुपात को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। तो जो डेफिनेशन आप जैसे चाहते हो वैसे बना सकते हो, डेफिनेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप डेफिनेशन बनाना सीखो, क्योंकि यहाँ पर आप रट नहीं सकते हो। हज़ारों डेफिनेशन से कितनी रटोगे यार, इसलिए इसी से आप पूरी डेफिनेशन बना सकते हो। कैसे बनाओगे, किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण को, देखो यहीं से पूरी डेफिनेशन बन रही है। किसी चुंबकीय पदार्थ के, कोई भी चुंबकीय पदार्थ है, किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण को या प्रति एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। तो रटना पड़ेगा क्या, नहीं रटना पड़ेगा ना। तो चुंबकन तीव्रता किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण को कहते हैं। और किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। इज दैट क्लियर। और अर्थात में मैंने यहाँ पर लिखा भी है I बराबर m/v। यहाँ से हमने पूरी डेफिनेशन को बनाया है। चुंबकन तीव्रता किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण को कहते हैं। क्लियर है ना, आसानी से बना सकते हो डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका यूनिट, देखो आप यूनिट निकाल भी सकते हो इसका। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है हमारा एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। मीटर स्क्वायर से हम मीटर स्क्वायर काट दोगे तो क्या बचेगा, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो आपको ये यूनिट तैयार करना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि चुंबकन तीव्रता का यूनिट बताओ, चुंबकन तीव्रता का एसआई सिस्टम में यूनिट बताओ, तो एसआई सिस्टम में इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एम्पियर पर मीटर। तो रटना नहीं है, केवल समझना है। दोनों डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। अगर चुंबकीय प्रेरण पूछेगा तो कुछ नहीं कहना कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह जो पदार्थ हमने ले रखा है वो क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। तो पदार्थ में इस प्रकार जो चुंबकत्व उत्पन्न होगा उसको हम प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये जो घटना है स्टूडेंट, वो चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। उसके बाद मैंने डेफिनेशन बताई आपको चुंबकन तीव्रता की। अगर हम किसी कोई भी पदार्थ है उसकी चुंबकन तीव्रता की बात करते हैं तो चुंबकन तीव्रता किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण को कहते हैं। और पूरी डेफिनेशन मैंने आपको इसी सूत्र से बनाई है। आपको बस ये वाला सूत्र तैयार करना है और आप एक डेफिनेशन बना सकते हो। मात्रक भी आपको रटना नहीं है। आपको एम का मात्रक पता है, चुंबकीय आघूर्ण है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। और आयतन का मात्रक तो सभी को पता होगा यार, बचपन से बढ़ते आ रहे हो, क्या होता है, मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, एम्पियर पर मीटर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि चुंबकन तीव्रता का ऐसा यूनिट बताओ तो आप आसानी से बता सकते हो कि उसका यूनिट एम्पियर पर मीटर होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको दो डेफिनेशंस क्लियर करा दी और उम्मीद करता हूँ दोनों तैयार हो गई होंगी। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो दोनों हैं जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। पहली डेफिनेशन क्या है, चुंबकशीलता, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है ना, क्या है, चुंबकशीलता, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किसे कहते हैं पहले वो जान लो। पूरी डेफिनेशन में इसी से बना दूंगा, पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको इसी से बनानी है। सूत्र तैयार कर लो यार, उसी से डेफिनेशंस बन जाती हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। बस थोड़ी सी मेहनत करो, आप आसानी से डेफिनेशंस को बना सकते हो। जैसी चाहो वैसी डेफिनेशन बन जाएगी, टेंशन मत लो। मैं देखो इससे डेफिनेशन बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा वो समझो। किसी पदार्थ की, कोई भी पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ की बात कर रहे हैं हम, किसी पदार्थ की जो चुंबकशीलता है, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू हो गई, चुंबकित पदार्थ के चुंबकीय प्रेरण, यह आपका बी हो गया, तथा चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता ये होती है स्टूडेंट आपकी एच। क्या होती है, एच के अनुपात को, बट्टे में लिखा हुआ है ना, बट्टे में लिखा हुआ, तो आपको यही तो डेफिनेशन बनानी है कि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता
चुंबकीय प्रेरण या फिर चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो चुंबकित पदार्थ के चुंबकीय प्रेरण, बी तथा चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता। चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता क्या होती है? एच के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। मैंने ऊपर लिख दिया, आप यहां से भी डेफिनेशन बना के खत्म कर सकते हो कि किसी चुंबकित पदार्थ के चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबकन क्षेत्र की चुंबकन तीव्रता एच के अनुपात को पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। तो डेफिनेशंस को बनाना है, रटना नहीं है, बहुत सिंपल है, आसानी से बना सकते हो। क्लियर है सभी को? म्यू की डेफिनेशन बना लोगे, दिक्कत किसी को नहीं आने वाली है। म्यू क्या है यहाँ पर? हमारी चुंबकशीलता, मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, आप आसानी से बना सकते हो, जैसे चाहो वैसे बनाओगे। ठीक है, तो किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू हो गया। बी क्या है? चुंबकित पदार्थ की चुंबकीय प्रेरण, चुंबकित पदार्थ के चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, ये क्या है? एच के अनुपात को ही तो कह रहे हैं हम चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता। तो यहाँ पर रटना पड़ेगा कि अगर कोई पदार्थ है उसकी चुंबकशीलता हमको निकालनी है तो चुंबकित पदार्थ की चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, इसके अनुपात को ही तो कहते हैं। तो आपको तो केवल सूत्र तैयार करना है ना, डेफिनेशन ये जो है ना आसानी से अपने आप ही तैयार हो जाएगी, क्यों टेंशन लेते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका यूनिट आपको निकालना है तो यूनिट के लिए देखो आपको बी का मात्रक पता होना चाहिए और एच का मात्रक पता होना चाहिए, तो आप आसानी से म्यू का मात्रक ज्ञात कर सकते हो। बी की बात करूँ तो देखो बी का जो मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के आप सभी ने मात्रक पढ़े होंगे, क्योंकि चुंबकीय प्रेरण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र ही होता है एक तरीके का। तो मैंने आपको 4 यूनिट बताए थे, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, गॉस, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। और एच का जो यूनिट है ना स्टूडेंट, जो एम्पीयर पर मीटर निकाला है ना हमने, यही होता है। ठीक है ना, तो आई हो गया, ये एच हो गया एम्पीयर पर मीटर। अब देखो मीटर तो आपको ऊपर पहुँच जाएगा, तो न्यूटन मीटर बटे एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा इंटू मीटर। तो मीटर से मीटर काट दोगे तो क्या यूनिट निकल के आ रहा है? आप सभी को दिख रहा है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर किसका यूनिट होता है अगर पूछा जाए तो? चुंबकशीलता का। चाहे वो वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता हो या फिर किसी पदार्थ की चुंबकशीलता हो। आपेक्षिक चुंबकशीलता मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको सब कुछ क्लियर है, डेफिनेशन आप बना लोगे। तीसरी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। ठीक है, अब बात करते हैं आज की चौथी डेफिनेशन की, आपेक्षिक चुंबकशीलता, इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। बहुत सिंपल है, आपको इसी से पूरी डेफिनेशन बनानी है, इस सूत्र से ही। कैसे बनाओगे समझो। पदार्थ की चुंबकशीलता, जो भी पदार्थ हम ले रहे हैं चुंबकीय पदार्थ होगा, तो उस पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू नॉट क्या है? वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता होती है। वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। बहुत ईजी है ना? क्या कर रहे हो सर, ये तो अभी तैयार हो गई यार? होगी क्यों नहीं, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आसानी से तैयार होंगी, बस समझो। म्यू क्या है? किसी पदार्थ की चुंबकशीलता। म्यू नॉट क्या है? वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता। और म्यू आर क्या है? आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो डेफिनेशन तो सीधी सीधी हमें दिखाई दे रही है कि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को, बट्टे में लिखा हुआ है ना, के अनुपात को पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू आर। आर का मतलब यहाँ पर रिलेटिव हो गया, क्या हो गया? सापेक्ष हो सकता है या अपेक्षिक हो सकता है। तो जैसे वो बोले वैसे ही आपको चलना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये 4 डेफिनेशन हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अगली जो डेफिनेशन है वो भी डाल लो, क्यूरी का नियम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। अब बात करते हैं क्यूरी का नियम। देखो इन डेफिनेशंस को तैयार कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, फिर बाद में मत कहना कि मैंने आपको नहीं बताया था। तो आज ये चैप्टर जो है जितना भी इंपॉर्टेंट है देखो सारा खत्म हो जाएगा। तो डेफिनेशंस अगर आप देखो स्टूडेंट, तो चैप्टर में डेफिनेशंस तो बहुत सारी होती हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी ये चैप्टर यहीं पे समाप्त है। आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो आपको इसके न्यूमेरिकल्स मैं कल से कराने वाला हूँ। और हमारे 1 या 2 पार्ट न्यूमेरिकल्स के और रह गए थे पिछले वाले लेसन में। ठीक है ना, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो अब डालो क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम बहुत सिंपल है, बस समझने का प्रयास करना। इस नियम के अनुसार कॉमा इनवर्टेड कॉमा अनुचुंबकीय पदार्थ की
चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता ये होगी आपकी I। क्या होगी? I। कोई भी अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, कोमा लगा दो यहां पर, चुंबकन क्षेत्र की, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता ब्रैकेट में कैपिटल H के अनुक्रमानुपाती, के अनुक्रमानुपाती तथा परम ताप, केल्विन ताप भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, परम ताप या केल्विन ताप भी कहा जाता है। परम ताप कैपिटल T के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होती है, होती है। इन्वर्टेड कॉमा आप क्लोज्ड कर दोगे। तो अगर हम यहाँ से पूरा एक सूत्र बनाएं तो क्या बनेगा? अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I हो गई। ये किस पर डिपेंड कर रही है? ये प्रोपोर्शनल है H के, लेकिन रेसिप्रोकल है T के। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ है उसकी जो चुंबकन तीव्रता होगी वो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H की तो अनुक्रमानुपाती है, बट जो टेम्परेचर होगा, जो परमताप होगा, उसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो बट्टे T। जब आप इसको हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो आने वाला है, या I इज इक्वल टू C इंटू H अपॉन T। तो यहां पर जो C आया स्टूडेंट, यहां C इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, जहां C इज इक्वल टू क्यूरी नियतांक। क्या है यहां पर C? क्यूरी नियतांक, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट क्यूरी का नियम। मैंने आपको अगर पता हो तो एक डेफिनेशन और पढ़ाई थी, क्यूरी ताप। क्या पढ़ाई थी मैंने आपको? क्यूरी ताप या क्यूरी टेम्परेचर। मैंने आपको वहां पर बताया था कि वह ताप जिससे ऊपर पदार्थ को गर्म करने पर वह अनुचुंबकीय तथा नीचे ठंडा करने पर लौह चुंबकीय बन जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। वहां पर मैंने आपको देखो बहुत सारे, जैसे लोहे का क्यूरी ताप मैंने आपको बताया था, Fe का जो क्यूरी ताप है वो 770 डिग्री सेल्सियस होता है। निकिल का जो क्यूरी ताप है स्टूडेंट वो 358 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो कोबाल्ट है स्टूडेंट उसका 1121 डिग्री सेल्सियस होता है। इस ताप से मैंने, इस प्रकार से मैंने सभी के क्यूरी ताप भी बताए थे। तो अगर एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है बोर्ड में कि निकिल का क्यूरी ताप 358 डिग्री सेल्सियस है, इस कथन से आप क्या समझते हो? तो डेफिनेशन कैसे बनाओगे? अगर निकिल का क्यूरी ताप 358 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब यह है कि अगर हम निकिल को 358 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करेंगे तो निकिल हमारा क्या बन जाएगा? अनुचुंबकीय। और 358 से नीचे ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? लौह चुंबकीय। क्लियर सभी को? तो क्यूरी ताप का मतलब है वह टेम्परेचर जिससे ऊपर अगर हमने पदार्थ को गर्म किया तो वो बन जाता है अनुचुंबकीय, और अगर नीचे ठंडा किया तो वो बन जाता है लौह चुंबकीय। तो उसको हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर है, क्यूरी ताप, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्यूरी का नियम क्लियर हो गया। यहाँ पर मैंने क्यूरी ताप के बारे में थोड़ा सा बता दिया। यहाँ तक तो आपको शायद ही किसी को दिक्कत होगी। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसको सही तरह प्रिपेयर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब आप एक पैरा सा बना लो, पहले मैं हेडिंग डलवा देता हूँ आपको, और ये लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, ठीक है। यहाँ से देखो क्वेश्चन, चैप्टर बड़ा हो चुका है और जितने भी टॉपिक्स यहाँ से पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे मैं करा चुका हूँ। देखो एक आध तो हेडिंग्स आप स्किप भी कर सकते हो चैप्टर में, नॉन इंपॉर्टेंट हो तो, क्योंकि कितना पढ़ोगे यार, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हाँ, ऊपर आप हेडिंग लगा लो, प्रतिचुंबकीय कोमा अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर, लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर। ठीक है, तीनों में अंतर क्या है वो हमको बताना है। देखो तो आप क्या करोगे, 3 पैरा बना लो। 3 पैरा का मतलब है 3 खाने बना लो, 1 और ये बन गए आपके 3 खाने, ठीक है। और तीनों में अलग अलग लिख लो। इसमें आप लिखोगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यहाँ लिखोगे आप अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय
पदार्थ, इंग्लिश में कहते हैं इसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और इधर लिख लो आप लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, क्या फेरोमैग्नेटिक, इंग्लिश लिख लेना, ठीक है, बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस। तो ये आपका बन जाएगा पूरा एक पैरा, इस टाइप से। अब तीनों में अंतर बताना, तो तीनों में आप पहला पॉइंट डालोगे यहाँ पर, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। यह आपका पहला पॉइंट हो गया, किसका, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का। अनुचुंबकीय में भी यही लिखोगे, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में, क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, उधर क्या लिखोगे, उधर भी यही चीज लिखोगे, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में, क्षेत्र की ही दिशा में तेजी से चुंबकित हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, तीनों में पहला अंतर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसको आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकत्व प्राप्त करते हैं, और जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं अगर आप उनको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो वो क्षेत्र की ही दिशा में, क्षेत्र की ही दिशा में मामूली सा चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। लेकिन जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो तेजी से चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं अगर उनको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो। ठीक है, सेकेंड अंतर लिखोगे आप, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इनका चुंबकन समाप्त हो जाता है, इनका चुंबकन समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, इधर लिखोगे सेकंड पॉइंट में, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इनका भी चुंबकन, इनका भी चुंबकन समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इधर लिखोगे तीसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इनका चुंबकन समाप्त नहीं होता, इनका चुंबकन समाप्त नहीं होता। ठीक है, तो बहुत इजी डेफिनेशन, आप आसानी से बना सकते हो। चलो तीसरा पॉइंट, इसका मतलब जानते हो जो मैंने लिखा है दूसरा पॉइंट, देखो इसका मतलब ये है अगर कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है
हमने उसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा, ठीक है, तो वो तब तक ही चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करेगी जब तक वो उसके संपर्क में रहेगी। अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया तो जो पदार्थ है अब उसमें चुंबकन का गुण बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बट अगर हम इनकी बात करें, लोहा है उसको आप किसी मैग्नेट के संपर्क में रखना, कुछ टाइम रखे रहने देना, जैसे आप हटा लोगे ना फिर भी उस लोहे के अंदर चुंबकीय गुण रह जाता है। मतलब वो लोहा भी दूसरे लोहे के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो उसका मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं उनका चुंबकीय गुण समाप्त नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है, इनका चुंबकन समाप्त नहीं होता है। क्लियर सभी को? तीसरा पॉइंट, इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होती है, 1 से कम होती है। किसकी? जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं उनकी जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है म्यू आर का मान 1 से कैसा होता है? कम होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? 1 से कम होता है। क्लियर है? तो म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 ऐसे लिखा जाएगा। म्यू आर का मान 1 से ज़्यादा नहीं, 1 से कम होता है, ठीक है। म्यू आर इज लेस देन 1, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाएगा, म्यू आर का जो मान है वो 1 से कम होता है, ठीक है। चलो इधर लिखोगे तो यहाँ लिखोगे इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है, 1 से अधिक होती है, ठीक है। तो इधर लिख दोगे आप ब्रैकेट में, म्यू आर का मान क्या है? 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं इनकी जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है वो 1 से कम होती है, लेकिन जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं उनकी जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है वो 1 से ज़्यादा होती है और इनकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हाँ ठीक है। इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक होती है, 1 से बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो म्यू आर का मान 1 से बहुत ज़्यादा है, तो म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा तीसरा भी अंतर हो जाएगा कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं इनकी जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है वो 1 से कम होती है, अनुचुंबकीय पदार्थों की जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है वो 1 से ज़्यादा होती है, और जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं उनकी 1 से बहुत ज़्यादा होती है। तीनों में अंतर समझ में आ गया। चौथा पॉइंट, देखो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो यहाँ लिखोगे ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में होते हैं, तीनों अवस्थाओं में होते हैं। यहाँ पर भी सेम है, ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में होते हैं, तीनों अवस्थाओं में होते हैं। लेकिन देखो जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं ये केवल क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये केवल क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और आप सभी इनके एग्जाम्पल तो पता ही होंगे शायद, ठीक है। FCONI, FeCONI, ठीक है। इसी तरीके से आप 5 पॉइंट में एग्जाम्पल सभी के लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो। CuAg, Au ये सारे H2O हो गया उधर साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स लिख लेना। अनुचुंबकीय पदार्थों के मैं लिखा चुका हूँ, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय सभी के लिखा चुका हूँ। तो अगर आपसे अंतर पूछा जाता है तो स्टूडेंट 5 अंतर आप करके आ जाना, जितने नंबर का सवाल है उतने नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो चुंबकत्व एवं द्रव्य में जितना भी था वो सारा का सारा हमने कंप्लीट कर लिया है, सारे टॉपिक्स तो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है, देखो विद्युत चुंबक इतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है, तो विद्युत चुंबक ज़्यादा मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं बनता है, शायद इस साल भी नहीं बनेगा, टेंशन मत लो। और अगर देखो हम प्रीवियस पेपर भी कराएंगे, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, अगर वहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमने आपको यहाँ ना करा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। तो कल आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की वीडियो मिलेगी। और देखो अभी हमारा जो गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर है उसके भी न्यूमेरिकल्स के शायद 1 या 2 पार्ट और रह गए,
ठीक है ना, वो भी मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो पहले हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद में कराऊंगा उसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा टारगेट है इस महीने में कम से कम नहीं तो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है पहली जो पार्ट है बुक फिजिक्स का वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और सेकंड जो बुक हमारी चल रही है उसमें आपका ऑप्टिक्स कम से कम इस महीने खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ के लिए हमारे पास ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, केवल और केवल मॉडर्न फिजिक्स रह जाएगी, वो हम आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये प्यारी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।